तो लास्ट क्लास तक फॉरफीचर वाला सीखा था। फॉरफीचर में डाउट? फॉरफीचर में अपन को क्या करना है, जिस पर्सन का हम लोग शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करेगा। अब उस पर्सन से रिलेटेड हमने जितना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के रखा हुआ है वो भी बंद कर देंगे, तो वो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जितना पैसा वो फेस वैल्यू से रिलेटेड दे चुका है वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, राइट। हम जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं इन केस ऑफ फॉरफीचर, तो कितना अमाउंट से डेबिट करना है? जितना कॉल्ड अप है हमने उतना से ही तो उसको मालिक बना रखा होगा ना। जो पार्ट अनकॉल्ड है उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए उसको तो डेबिट हो नहीं सकता है, सिर्फ कॉल्ड अप पार्ट से डेबिट होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो आगे क्या सिचुएशन हो सकता है। री इश्यू, जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर लेता है तो कंपनी के बैंक में पैसा भी बच गया और कंपनी का अपना शेयर्स खुद के पास आ गया, सिक्योरिटीज। एंड नाउ इफ कंपनी वांट्स देन री इशू द शेयर्स। ठीक है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये री इश्यू प्राइस क्या हो सकता है। जब आप रीसेल करोगे तो सामने वाले को कोई ना कोई प्राइस तो कोट करोगे ना, कि भाई साहब हम आपको अपने इतने शेयर्स इतने रुपए में बेच देंगे। जैसे हम इनिशियली पहली बार किसी को बेचते हैं तो हमारा इश्यू प्राइस होता है, वैसे ही जब सेकेंड टाइम हम बेचेंगे तो हमारा इसको बोलते हैं हम री इश्यू प्राइस, राइट। तो री इश्यू प्राइस क्या क्या हो सकता है? कैन बी एट, एक हो सकता है पार। पार का मतलब इक्वल्स टू फेस वैल्यू, इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू। कैन बी इशूड एट प्रीमियम। नंबर थ्री, कैन बी इशूड एट, री इशू तो डिस्काउंट में कर ही सकता है, इशू डिस्काउंट में नहीं कर सकता। याद है वो एग्जांपल, एक बच्चा मेरे को फीस देके चला गया तो कोई दूसरा आया, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है इतना तक डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट? यस, मैक्सिमम डिस्काउंट इज द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमने जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा डाला है वो कौन सा पैसा डाला था? जो पुराने शेयर्स जिसके पास थे उसने जितना पैसा कंपनी को दे दिया था वही पैसा तो हमने शेयर फॉरफीचर में डाला, और वही तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं। उससे ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो फिर क्या होगा, फेस वैल्यू से नीचे चला जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? अरे क्लियर है, अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट अपन दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, कि जो शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं उस पर शेयर पे हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कैसे पता करें? check whether the
reissue price, check whether the reissue price is given with the word fully paid up, fully paid up. Second, or reissue price is given without the word fully paid up. मतलब बोलो मतलब। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? जिसको भी हम शेयर्स अब बेच रहे हैं, अब उससे फ्यूचर में 1 रुपए भी नहीं मंगवाएंगे, वो फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप माना जाएगा। या फिर हम जिसको बेच रहे हैं, इफ अभी तक फाइनल कॉल मंगवाना बाकी है और वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं यूज कर रहे हम लोग, इसका मतलब जिसको हम शेयर सेल कर रहे हैं उससे हम फाइनल कॉल मंगवाएंगे, वो फुल्ली पेड अप नहीं हुआ, लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा। दो तरीके से रीसेल होता है। एक, जिसको हमने बेचा, बोल दिया कि अब तुझे आगे कुछ भी नहीं देना, कंपनी कुछ भी नहीं मंगवाएगी तेरे से, वो फुल्ली पेड अप मान लेगी कंपनी। और एक है कि हमने नॉर्मली बेचा, तो इफ कंपनी का नेक्स्ट स्टेज कॉल करना बाकी है, तो कंपनी जब कॉल एंट्री ड्यू करेगी तो उस शेयर होल्डर से भी ड्यू करेगी जिसको अभी री इश्यू किया है। लेकिन सोचो, कल को कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था, कुछ शेयर होल्डर के एरियर थे, कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिया, राइट? सेकंड कॉल से पहले ही कंपनी ने वो फर्स्ट कॉल वाले शेयर्स री इश्यू कर दिए एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। तो बताओ, जब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगा, तो क्या वो शेयर होल्डर जिसको अभी अभी कंपनी ने बेचा है, क्या उन लोग अपना पैसा देंगे क्या सेकेंड एंड फाइनल कॉल का? वो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब ही हो गया उनका, अब आगे उनको कंपनी में कुछ भी पैसा नहीं देना। लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं होने से इफ कोई स्टेज कॉल का पेंडिंग है, तो फिर वो अमाउंट उस शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा कंपनी को। समझ में आया? आई बात समझ में? अब इसमें अपन डिस्काउंट कैसे निकालेंगे कि हम लोग जो री इशू जिस प्राइस पे कर रहे हैं, वो एट पार हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है या डिस्काउंट? पार प्रीमियम इज क्वाइट इजी, मेन है डिस्काउंट पोर्शन। डिस्काउंट पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम चेक करेंगे री इशू के टाइम क्या क्वेश्चन ने वर्ड फुल्ली पेड अप यूज किया है क्या। इफ वर्ड फुल्ली पेड अप यूज किया है, डिस्काउंट ऑन री इशू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर का फेस वैल्यू है दैट इज ओरिजिनल वैल्यू, माइनस री इशू प्राइस। फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस री इशू प्राइस। समझ में आया? जब वर्ड फुल्ली पेड अप दिया हुआ रहेगा री इशू प्राइस के साथ, तो हम लोग डिस्काउंट किससे कंपेयर करेगा? फेस वैल्यू के साथ में। ठीक है, री इशू प्राइस को किससे कंपेयर करेंगे? फेस वैल्यू के साथ में। लेकिन वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं दिया हुआ रहेगा, तब हम डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल्स टू कॉल्ड अप वैल्यू के साथ में। वो जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए उस पे कितना कॉल्ड अप था, माइनस री इशू प्राइस।
आई बात समझ में? क्लियर है? डिस्काउंट कैलकुलेट करने का दो तरीका है। पहले ये चेक करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप है या नहीं है। इफ फुल्ली पेड अप वर्ड यूज किया हुआ है तो हम लोग फेस वैल्यू को री इशू प्राइस से कंपेयर करेगा। सपोज फेस वैल्यू है 10 रुपए, री इशू प्राइस है 8 रुपए, तो डिस्काउंट हो गया 2 रुपए। लेकिन वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है तो कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे। अब समटाइम्स कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो सकता है, या तो पार्टली कॉल्ड अप हो सकता है या फिर फुल्ली कॉल्ड अप हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है, राइट? जितना भी हो, फुल्ली कॉल्ड अप हुआ तो फेस वैल्यू ही हो गया, और पार्टली कॉल्ड अप होगा तो लेस देन फेस वैल्यू। तो फुल्ली कॉल्ड अप होने से तो प्रॉब्लम ही नहीं, फेस वैल्यू माइनस रीइश्यू प्राइस। लेकिन पार्टली कॉल्ड अप हुआ तो जितना कॉल्ड अप है माइनस रीइश्यू प्राइस करेंगे तो हमें डिस्काउंट वैल्यू मिल जाएगा। सपोज कंपनी ने अभी अपना फाइनल कॉल 2 रुपए का नहीं मंगवा रखा, तो कंपनी ने 8 रुपए तक तो कॉल कर रखा है। अब कंपनी सपोज री इश्यू कर रही है 6 रुपए में, तो इसका मतलब 10 - 6 नहीं, 8 - 6, 8 रुपीज कॉल्ड अप है ना, राइट? और वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है तो कंपनी री इश्यू प्राइस को कॉल्ड अप से कंपेयर करे। लेकिन वर्ड फुल्ली पेड अप होता, यही 6 रुपए के री इश्यू प्राइस को कंपनी किससे कंपेयर करती? फेस वैल्यू के साथ में, 10 रुपए के साथ में। फुल्ली पेड अप होने से फेस वैल्यू के साथ में, फुल्ली पेड अप नहीं होने से कॉल्ड अप वैल्यू के साथ में कंपेयर करोगे और आपको पता चल जाएगा कि पर शेयर कितना डिस्काउंट है। आई बात समझ में? क्लियर है ये? पार्टली कॉल्ड अप का मतलब हो गया कि पूरा 100% फेस वैल्यू नहीं मंगवा रखा है। तो पार्टली कॉल्ड अप के केस में यदि वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं यूज हुआ तो हम लोग जितना कॉल्ड अप कर रखा है उसी से रीइश्यू प्राइस को कंपेयर करेगा, क्योंकि फिर तो वही कॉल्ड अप हो जाएगा ना। विद द क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। ये समझ में आया क्या? जर्नल क्या होगा? रीइश्यू एट पार। इफ एट पार बेच रहे हो तो क्या होगा? कंपनी के पास पैसा आएगा, जिसको भी हम बेच रहे हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू री इशू प्राइस करके पैसा देगा कंपनी को, है ना? या नीचे लिख देता हूं इसको। नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, जितना शेयर्स हमने रीसेल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय री इशू प्राइस। उतना पैसा तो कंपनी के बैंक में आएगा। और सिंस हम सारा सिचुएशन अभी फॉरफीचर एट पार, इशू एट पार ही कर रहे हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, तो प्रीमियम का कहानी यहाँ पे है नहीं। तो पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में, क्योंकि अब वो कंपनी का शेयर होल्डर हो गया ना, और शेयर होल्डर का पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है। कल को कंपनी ने री इशू किया एट प्रीमियम, तो बताओ क्या एंट्री होगा? बैंक में पैसा तो आएगा ही, फेस वैल्यू कहाँ चला जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम।
इफ अपने डिस्काउंट में री इश्यू करेंगे तो क्या हो? देखो, बैंक में तो पैसा कम आएगा, लेकिन मालिक तो वो ज्यादा रुपए से बनेगा ना। 10 रुपए का चीज यदि उसको 2 रुपए में दोगे तो 8 रुपए बैंक में आएगा, लेकिन मालिक कितने से बनेगा? 10 से ही बनेगा ना। 10 का चीज 2 रुपए में 8 रुपए में आप किसी को दे रहे हो, तो कंपनी को मालिक तो 10 रुपए का ही बनेगा, राइट? तो 2 रुपए तो हमारे लिए नुकसान हो गया ना। अब ये लॉस हम कहां से बियर करेंगे? शेयर फॉरफीचर, क्योंकि वो प्रॉफिट बनाया ही किस लिए था? ताकि हम लोग यूज कर सके फॉर डिस्काउंट ऑन री इश्यू। क्लियर है ये? री इश्यू का एंट्रीज क्लियर है, फॉरफीचर का एंट्री क्लियर था। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब जब क्वेश्चन में री इश्यू होगा, बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा सरप्लस लेफ्ट आफ्टर री इश्यू हैज टू बी ट्रांसफर। देखो हमने क्या किया, पहले शेयर्स फॉरफिट किया, फॉरफिट करके जो भी प्रॉफिट हुआ उसको कहां डाल दिया? एक, एक गुल्लक बनाया शेयर फॉरफिचर। सपोज दर्शन नाम का एक शेयर होल्डर था, उसके पास 100 शेयर्स थे। कंपनी ने बोला बेटा एप्लीकेशन 2 देना, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2, राइट? दर्शन ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, राइट? तो कंपनी ने क्या किया, दर्शन का नाम अपने बुक से हटा दिया। कंपनी ने इतने अमाउंट के लिए कॉल्जिन एरियर खुल के रखा होगा, वो अकाउंट बंद कर दिया, और जो उसने 5 रुपए दे रखे हैं वो कहाँ डाल दिया? 500 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में आ गए। नाउ एक तरह से ये प्रॉफिट ही है, बट एक रेस्ट्रिक्टिव है। इस गुल्लक में यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना भी पैसा रहता है वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर डिस्काउंट ऑन री इश्यू। री इश्यू करने के टाइम डिस्काउंट देने के लिए, राइट? अब कंपनी ने क्या किया, ये 100 शेयर्स री इश्यू कर दिए @7 रुपीज। @7 रुपीज, क्या वर्ड फुल्ली पेड अप यूज किया मैंने? तो हम कैसे पता करें कितना रुपए का डिस्काउंट? कंपनी ने कितना कॉल्ड अप कर रखा था दर्शन से? वो तो पेड अप हुआ, कॉल्ड अप तो पूरा ही मंगवाया था, लास्ट कॉल तक पैसा मंगवाया। कॉल्ड अप मतलब जो कंपनी ने मंगवाया है, आई बात समझ? तो पूरा 10 रुपए मंगवाया, तो 10 रुपए का चीज 7 रुपए में री इश्यू कर रहा है कंपनी। तो कंपनी के बैंक में कितना पैसा आएगा? 700। 100 शेयर्स री इश्यू कर दिए। जिनको भी ये शेयर्स दिए हैं वो कंपनी में मालिक कितने के बनेंगे? 10 × 100 रुपए, पूरा ही वैल्यू से बनेगा। अभी 300 रुपए का डिफरेंस नुकसान, ये लॉस हम कहां से निकालेंगे? निकाल लिया। क्या चीज? बोलो। ठीक है, क्योंकि शेयर फॉरफीचर को बनाए उसलिए जाता है ताकि वो पैसा हम यूज कर सके डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इश्यू। मैंने यूज कर लिया 300 रुपए, अभी भी तो इस गुल्लक में 200 रुपए रह गए, और ये 200 रुपए कौन से शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड है? दर्शन का। अब क्या फ्यूचर में और री इश्यू होगा क्या?
तो कहाँ यूज कर पाएंगे ये पैसा? नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि इस अकाउंट के नाम में जब तक रहेगा ये तो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, और वो पर्पस भी पूरा कंप्लीट हो गया, री इशू कर दिया, अब तो ये कभी यूज ही नहीं हो सकता है ना। तो यूज करने के लिए क्या करें, इस अकाउंट को, इस गुल्लक को तोड़े और एक ऐसे गुल्लक में डाल दें जहां पे फ्यूचर में हम यूज कर सकें, राइट। तो अपने को क्या करना पड़ता है, जितना भी सरप्लस रह जाता है, जितना भी सरप्लस आपका रह जाएगा इन द फॉरफीचर अकाउंट, दैट सरप्लस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। once the shares are reissued, एक बार हमने शेयर्स रीइश्यू कर दिया, any amount left in the share forfeiture account, once the shares are reissued, any amount left in the share forfeiture account related to those reissued shares, related to those reissued shares will be transferred to कैपिटल रिजर्व। और ये क्वेश्चन जनरली बोलेगा नहीं कि ये एंट्री करो, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जिन शेयर्स को आपने री इशू किया है क्या उनसे रिलेटेड कोई सरप्लस अमाउंट अभी भी फॉरफीचर में है क्या। इफ है देन दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मेरा एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being amount transferred. This was the last journal entry of your chapter. इसके अलावा कोई भी जर्नल नहीं है इस पूरे चैप्टर को, बस एक प्रीमियम रिलेटेड कंसेप्ट है बट जर्नल नहीं है। जर्नल जितना आपने किया है उसके अलावा कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा, इतना ही जर्नल एंट्री होता है शेयर्स के चैप्टर में। ये एंट्री समझ में आया, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये हर वो क्वेश्चन में करना है जिस क्वेश्चन में री इशू का कंसेप्ट होगा। सिर्फ फॉरफीचर से गए तब नहीं करना, जब री इशू कर दिया तब करना है। एक बार ये नोट वापस पढ़ो और बताओ इसका मीनिंग क्या है, या फिर खुद से दिमाग में समझो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। फॉरफीचर में पैसा कम इन द सेंस समझा नहीं हम, उससे ज्यादा डिस्काउंट कभी हो ही नहीं सकता। फॉरफीचर से ज्यादा तो तुम डिस्काउंट दे ही नहीं सकते ना, वायलेशन ऑफ द लॉ हो जाएगा। हर बार कैपिटल रिजर्व हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है हमने पूरा ही डिस्काउंट दे दिया हो। सपोज एक स्टूडेंट से मुझे 15,000 फीस चाहिए, उसने 5,000 रुपए दिया, फिर नहीं दिया, मैंने उसको निकाल दिया। अब नया स्टूडेंट आया, मैंने उसको पूरा 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, मैंने बोला कि ठीक है तुम 10,000 रुपए दे दो हो जाएगा। तो मैंने पूरा ही 5,000 का फॉरफीचर यूज कर लिया, तो मेरा कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा ही नहीं ना। अब मैं 6,000 तो यूज कर नहीं सकता हूँ, 6,000 का डिस्काउंट उसे दे ही नहीं सकता हूँ, तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो 5,000 ही दूंगा ना, जितना मैंने फॉरफिट किया था। आई बात समझ में।
सपोज दर्शन के पास 100 शेयर्स है, ठीक है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल में 2। दर्शन ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं, फाइनल कॉल नहीं, उसके बाद कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। 3 क्रॉस का मतलब कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, राइट। कंपनी री इशूड the entire forfeited shares at the rate rupees 7 each। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी री इशूड 60 shares out of the forfeited shares at the rate rupees 6 per share। Calculate amount to be transferred to capital reserve in both the cases as well as past journal entry for forfeiture and reissue। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले आप लोग मुझे ये बताओ, कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा डालते हैं? यस, री इशू करने के बाद उन शेयर से रिलेटेड यदि कुछ एक्स्ट्रा पैसा फॉर फ्यूचर में बच गया है तो वो पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। आई बात समझ में? अब इस एग्जांपल में चाहे पॉइंट नंबर 1 हो चाहे पॉइंट नंबर 2 हो, दोनों केस में फॉरफीचर का एंट्री तो सेम ही होगा। दोनों केस में फॉरफीचर का एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि फॉरफीचर के बाद री इशू का कहानी है ना, तो फॉरफीचर तो सेम ही रहेगा। आप लोग मुझे फॉरफीचर का जर्नल बताओ। फॉरफीचर का जर्नल बताइए। जब हम फॉरफिट करेंगे तो उसका अकाउंट बंद करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? तो आप लोग बताओ, वैल्यू बताओ। 1000। 100 शेयर्स और पूरा कॉल्ड अप है, तो उतने से तो मालिक बना रखा होगा हमने कंपनी में उसको, तो उतने से तो उसका अकाउंट बंद होगा। 100 × 10, अरे लिखा था ना, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू।
1000 टू कॉल्स इन एरियर कितना, जितना पैसा वो नहीं दे रखा है वो उम्मीद का अकाउंट खत्म, एंड जितना पे कर रखा है। दोनों कंडीशन के लिए फॉरफीचर का एंट्री तो सेम ही रहेगा। इस एंट्री में किसी को डाउट, इसमें दिक्कत? मुझे री इशू का एंट्री बता। पहले तो मुझे बताओ केस 1 में व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन री इशू? फुल्ली पेड अप वर्ड तो है नहीं, तो किससे कंपेयर करोगे? कॉल्ड अप। फुल्ली पेड अप वर्ड होता है तो फेस वैल्यू से। यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा फुल्ली कॉल्ड अप है तो फेस वैल्यू ही हो गया, राइट? तो फेस वैल्यू से कंपेयर किया, 10 का चीज साथ में री इशू कर रहे हो, डिस्काउंट कितना? 3 रुपए। तो पहले केस में री इशू का एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 700। 100 शेयर्स रीसेल किए, 7 रुपए में एक शेयर बेचा है, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? उन लोग मालिक कितने रुपए से बनेंगे? पूरा 10 रुपए करके। तो ये 300 रुपए का जो नुकसान है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कहां से निकालें? हम मैक्सिमम पर शेयर कितना रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे? मैक्सिमम पर शेयर कितना रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे? 5 रुपए का। 5 रुपए तो कंपनी को पर शेयर करके मिल रखा था। जितना फेस वैल्यू पार्ट मिला हुआ होता है उतना ही डिस्काउंट दे सकता है, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। री इशू का एंट्री समझ में आया? सेकंड केस में री इशू कितना होगा? बैंक में कितना आएगा? 6 रुपए करके री इशू किया पर शेयर। मालिक कितने से बनेंगे? हम्म ये 600 कैसे हुआ बैंक में? 360 होगा ना? बाकी पैसा कहां से? नुकसान हो गया ना भाई। 600 के शेयर्स 360 में री इशू किया आपने, कितना का लॉस? पर शेयर कितना लॉस? पर शेयर कितना लॉस? पर शेयर कितना लॉस? 4 रुपए। 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में री इशू करोगे तो पर शेयर कितने का नुकसान हुआ? 4 रुपए। टोटल शेयर्स कितने री इशू के? 60। तो 60 × 4 240। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आता है क्या?
अब जब जब री इश्यू का एंट्री होगा तो बाय डिफॉल्ट और एक एंट्री करना है, कौन सा? ट्रांसफर एंट्री। तो बताओ कितना होगा? पहला केस में बताइए कितना होगा? 200 रुपए। हाँ, ये बचा हुआ प्रॉफिट है। हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में टोटल कितना रुपए डाला था? 500 रुपए। और उसमें से हमने यूज कर लिया 300, तो 200 ही बचा ना। तो जो बच गया अब तो आगे यूज नहीं होगा, तो उसको हमने कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। सेकंड केस में बताइए। 260 रुपीज। कैसे? 500 माइनस 240, 260 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। फिर से नोट पढ़ो जो नोट लिखा था। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में वहां? इस नोट का मतलब क्या था? जिन शेयर को आपने री इश्यू ही नहीं किया, उनका प्रॉफिट कैसे कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो? वो प्रॉफिट तो हम आगे यूज कर सकते हैं ना री इश्यू करने के लिए। समझ में आया? हमने टोटल 100 शेयर्स फॉरफिट किया था। 100 शेयर से रिलेटेड गुल्लक में कितना डाला? इसमें से कितना री इश्यू कर रहे हैं? कितना शेयर री इश्यू कर रहे हैं? 60 शेयर्स। तो बताओ 60 शेयर से रिलेटेड प्रॉफिट कितना होगा? मेरा ही है एडेप्टर। मेरा एडेप्टर तुम्हारा वही है, बाहर ही है। तो इसको कौन निकाल दो? क्या चीज? अरे इसको हम ही निकाला, तुम्हारा जो उसके ऊपर एडेप्टर रखा हुआ वो तुम्हारा ही है। इस टाइम वहां पड़ेगा ना। सर मेरा ये यूज कर रहा था। सर क्या दोनों थोड़ी ले गया? एक इसके ऊपर था, एक ड्रॉर में देखो क्या लगा हुआ होगा। हम्म। तो 60 शेयर से रिलेटेड कितना गुल्लक में गया होगा? यूनिटरी मेथड समझ में आया? अरे 100 शेयर से प्रॉफिट 500 का हुआ, तो 60 शेयर्स के लिए कितना हुआ होगा? 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60। क्लियर है ये? तो 300 ही तो था उनसे रिलेटेड जिनको हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो इसमें से कितना यूज कर लिया? 240 यूज कर लिया, डेबिट किया ना। तो कितना बचा भाई? तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? यही कंसेप्ट है। अटमोस्ट लेवल क्वेश्चन यहां आके खत्म हो जाता है। समझ में? गलती क्या होता है? हम हड़बड़ी में यही करते हैं एग्जाम में। जितना से शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया, जितना से डेबिट किया, नेट वैल्यू कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। हम ये देखते ही नहीं है क्या हमने 100% शेयर रीइश्यू किया है या उससे कम रीइश्यू किया है। इफ हमने उससे कम रीइश्यू किया है ना, तो पहले जो शेयर्स हमने रीइश्यू किए हैं उनका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फॉरफिट के टाइम कितना हुआ था, फिर उसमें से कितना यूज कर लिया, बचा हुआ अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ये? तो यहाँ क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपए? क्लियर है? हम्म।
समझ में आया क्या? इससे ऊपर तो शेयर्स जा ही नहीं सकते, यही लास्ट है। इसका मतलब कैलकुलेशन ऑफ क्या क्वेश्चन बोलेगा तभी आप कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री करोगे क्या? बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में जहां पे री इश्यू है, क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं कि कैपिटल रिजर्व का एंट्री पास करो। क्वेश्चन सिर्फ बोलेगा पास जर्नल फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू। जहां री इश्यू आ गया वहां ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री आ जाएगा। आई बात समझ में? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें दो कंडीशन है। पहला, all the forfeited shares are reissued। जितना फॉरफिट किया था वो सारा ही जब अपन री इश्यू कर देते तब झंझट ही नहीं है ना अलग अलग करने का। तब कैसे करेंगे? कैपिटल रिजर्व में कितना डालना है? शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिटेड। क्रेडिट कब करते हैं हम शेयर फॉरफीचर? जब वो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं फॉरफीचर के टाइम। और डेबिट कब होता है? हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट कब करते हैं? जब हम डिस्काउंट देते हैं री इश्यू के टाइम, तब यूज करते हैं ना। तो जितना टोटल डाला उसमें से जितना निकाल लिया वो माइनस कर दिया, तो बाकी बचा हुआ पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। जितना शेयर्स फॉरफिट किया उतना सारा का सारा री इश्यू कर रहे हैं, तो ये कंडीशन होगा। क्लियर है? दूसरा कंडीशन क्या है? when part of the forfeited shares are reissued। अब हम क्या कर रहे हैं? 100% री इश्यू नहीं कर रहे, जितना फॉरफिट किया था उसका उसमें से कुछ शेयर्स री इश्यू कर रहे, उसमें से कुछ शेयर्स री इश्यू कर रहे। तो उसमें क्या करना होगा? उसमें सबसे पहले निकालना होगा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ री इश्यूड शेयर्स। जो शेयर्स आप री इश्यू कर रहे हो, पहले ये तो देखो उनको फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ था। अब हमें टोटल थोड़ी चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
टोटल शेयर्स फॉरफिटेड, जैसे अभी किया था हमने 500 डिवाइडेड बाय 100 किया था ना, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। आपने 60 शेयर्स के लिए भी यही तो किया था, जब 300 रुपए का वैल्यू निकाला था। 300 का वैल्यू कैसे निकाला था? 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे अभी आपने यही तो किया था। क्लियर है? दूसरा क्या चाहिए? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब हम ये देखेंगे जो शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं उस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। कैपिटल रिजर्व CR इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। 1 में जो वैल्यू निकाला उसमें से 2 वाला माइनस कर दो तो उतना बच गया प्रॉफिट। वो बचा हुआ प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया? इसके ऊपर सिर्फ श्री भगवान राम का नाम है और कुछ नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रीमियम वाले में थोड़ा सा फिर से वो स्ट्रेस देना पड़ेगा, बट एंट्रीज इतना ही, कैलकुलेशन इतना ही, इससे ज्यादा एंट्रीज नहीं शेयर्स के चैप्टर में। यहाँ पे कहानी मेरा शेयर्स का एट पार वाला तो खत्म होता है। एक क्वेश्चन करते हैं जहां से मुझे ये सारे कंसेप्ट समझ में आए। दो कैटेगरी नहीं दिख रहा है। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पार वाला 29 नंबर। फास्ट फूड लिमिटेड, फास्ट फूड लिमिटेड क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फास्ट फूड लिमिटेड issued a prospectus offering prospectus and statement in lieu of prospectus में क्या डिफरेंस था? प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस था? प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या चीज? प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइम इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। यस प्रोस्पेक्टस पब्लिक को शेयर। यस। जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हो, आईपीओ लेके आते हो, तब आप प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा पब्लिक को, तब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं।
लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, खुद जाके अपने बारे में बताते हैं शार्क टैंक वगैरह ये सब में, तब हम प्रोस्पेक्टस नहीं देते, हम क्या देते हैं? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा बाबा, निकल के आना चाहिए था आंसर। तो यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया प्रोस्पेक्टस, इसका मतलब किसको ऑफर कर रहा है? पब्लिक। कितना इशू कर रहे हैं हम? 10,000 शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है? 50। इशू प्राइस कितना है? 50। कैसे कैसे पैसा आएगा? एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 10, फर्स्ट कॉल पे 15, फाइनल कॉल में 50 का हिसाब हो गया। हम्म, 6 मार्क का तो क्वेश्चन रहेगा इससे। आपका बोर्ड का हाईएस्ट 6 मार्क्स ही है, और सेवा वालों का 10 मार्क है। देखो, राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। अच्छा जी, राम एक अलग से बंदा है जिसके पास कितने हैं? ये दिया उसने, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। कंपनी ने क्या किया उसके बाद? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। हमें तो पूरा ही एंट्री करना है, सारा ही एंट्रीज करना है। एप्लीकेशंस कितना आया? कुछ नहीं बोला तो जितना ऑफर कर रहे हैं उतना ही एप्लीकेशंस आया। तो पहला एंट्री क्या होता है? बस अब वही घिसा पीटा, बोर हो जाओगे एक एक चीज लिखते लिखते। महीने भर बाद ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करवा लेना, कुछ तो आएगा डिफरेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैशबुक बनाओगे क्या? बना दिया, ठीक है, जैसे आप बोलो मैं तो वैसे कर दूं। कैश बुक क्या है? जर्नल करो, कैश बुक करो, बात ही। अब तो उसमें भी प्रो आप लोग। टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 10,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? हाँ, 1,50,000 आ गया जी। सेकंड एंट्री क्या होगा? इशू ट्रांसफर, सबको ही दे देंगे या नखरा है कहीं का? किसका नखरा? आप कोई नखरा नहीं, 10,000 ही दे रहे हो और 10,000 ही एप्लीकेशन है, क्या नखरा करेगी कंपनी? तो सबको दे दो। तो क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे प्रो राटा तो नहीं है भैया, कैसे प्रो राटा होगा? प्रो राटा सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, कब? ओवर सब्सक्रिप्शन में। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था? इशू से ज्यादा एप्लीकेशंस आता है तब। इतना ही नहीं पता है क्या आपको? लगता है आप B3 में क्लासेस नहीं लिए हैं। कैसे ऐसे कार्टविल कर देगा तुम्हारे मुंह पे। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? अलॉटमेंट ड्यू एंट्री क्या होगा बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना शेयर होल्डर से? 15 नहीं था क्या? 10,000 इंटू 1,00,000
उसका अगला एंट्री क्या होता है? रिसीव एंट्री। क्या कोई है जो एरियर वेरियर कर रहा है? क्या कोई है जो एडवांस दे रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपए। अगला एंट्री क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल being first call money due 10,000 into 15 1,50,000। क्या फर्स्ट कॉल में कोई एरियर है? एक है ना एरियर, तो उसका तो जर्नल करना पड़ेगा और बाकी बैंक में आ जाएगा। पहले एरियर वाले का एंट्री कर लें। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। हाँ, एरियर में तो बैंक का इफेक्ट ही नहीं हुआ ना। कैश बुक में तो हम तभी लिखते हैं जब बैंक इफेक्ट होगा मेरा। उसके पास 500 शेयर्स थे, 15 रुपए करके, कितना हो गया? being area made on फर्स्ट कॉल। बाकी लोग तो पैसा देंगे, बाकी पैसा देंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आएगा? 142,500। बैंक में तो इतना ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने लोगों से ड्यू करेंगे? वो जो 500 नहीं दिया उससे भी करेंगे क्या? ब्रॉडकास्ट लिस्ट निकाला क्या आपने उसको अभी तक कंपनी से? तो वो तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, हमारा ग्रुप में है, तो उसके पास भी जाएगा कॉल। 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए। बिंग फाइनल कॉल ड्यू, क्योंकि कंपनी ने उसको फर्स्ट कॉल के बाद थोड़ी फॉरफिट कर लिया था। सेकंड कॉल के बाद कंपनी बोलती उम्मीद है अभी तक। अब सेकंड कॉल भी दिया क्या इसने? तो इसका पैसा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कुछ भी नया एंट्री नहीं आ रहा है, वही घिसी पिटी एंट्री। 500 इंटू 10, 5,000। एरियर ऑन फाइनल कॉल। बाकी लोग तो पैसा देंगे ना, पैसा देंगे तो कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। कितना रुपए? 95,000 बैंक में आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो। यहां तक बेसिक्स में किसी को डाउट है तो पूछो। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया? फॉरफिट करने से हमें उसका अकाउंट बंद करना है, तो क्या करेंगे? उसका अकाउंट बंद करना है तो डेबिट करो।
उसके पास 500 शेयर्स थे इनटू क्या, कॉल्ड अप होता है ना, कितना कॉल कर रखा था हमने उससे, पूरा ही पैसा मंगवाया था। जो पैसा नहीं दिया वो उम्मीद के अकाउंट में था, वो उम्मीद का अकाउंट बंद हो जाएगा कितना रुपए से, हाँ 12,500 से। और बाकी पैसा उसने दे दिया था कंपनी को, वो कहाँ चला जाएगा, हार्ड पिचड़ में। हार्ड पिचड़ में कितना जाएगा, 12,500 being shares forfeited। अब क्या कर रहे कंपनी, री इशू कर रहा है। अच्छा, कितना शेयर री इशू कर रहा है, कितना रुपए में कर रहा है, 55 रुपए। वर्ड फुल्ली पेड अप है का, तो किससे कंपेयर करें, कॉल्ड अप कितना था, पूरा फेस वैल्यू था, तो 50 का शेयर 55 में री इशू कर रहा है, एट प्रीमियम हो गया ये तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 55, 16,500। ओ सॉरी, कैश बुक बना रहे हैं ना, सॉरी, मुझे माफ करना। टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 50 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया। अरे आप तो यही एंट्री करोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक 55 से डेबिट होना है, लेकिन क्रेडिट तो दो चीज हो गया। समझ में आया। तो री इशू बोला कर दिया हमने, आगे तो कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना। कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री करना ही है। तो कितना रुपए से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा बताओ मुझे। डिस्काउंट यूज ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट जीरो। अब देखो सुनो, हम कौन सी कंडीशन में हैं? ये वाला, क्योंकि फॉरफिट कितना शेयर्स किया हमने, 500। री इशू कितना कर रहे हैं, ये हुआ ना हम लोग। तो उन 300 शेयर्स को फॉरफिट करने में कितना फायदा हुआ, टोटल फायदा कितना था, 12,500। ये कितने शेयर्स पे, तो 300 शेयर्स पे कितना, समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या था, अरे नोट में सेकंड पॉइंट क्या था, अरे डिस्काउंट ऑन री इशू कुछ है क्या, इसमें से -0, तो कितना बच गया, कहाँ जाएगा ये, समझ में आया, नहीं आया। अरे मेरे प्यार, हाँ पड़ा रहेगा शेयर फॉरफिचर में जब तक उन शेयर्स को री इशू नहीं करोगे। अरे देखो, 500 शेयर्स फॉरफिट करके तुमने गुल्लक में डाला 12,500, राइट। अब इसमें से तुम 300 शेयर्स ही री इशू कर रहे हो, तो गुल्लक से तुम 300 शेयर से रिलेटेड अमाउंट ही यूज कर सकते हो ना, बाकी 200 शेयर्स का पैसा उधर ही रह जाएगा। अब इसमें से हमने क्या किया, 7,500 अलग कर दिया, तो इसमें कितना बचा, 5,000 बचा। अभी 5,000 रहेगा इसमें, जब तक कंपनी बचे हुए 200 शेयर्स को री इशू नहीं कर दे।
गया ना वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वो भी तो प्रॉफिट अकाउंट ही है। 7,500 में हमने कुछ यूज किया क्या? कुछ भी नहीं यूज किया, जीरो। तो पूरा अमाउंट ही कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया? आएगा आएगा, ग्रिप आएगा। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। शेयर गलती क्या करते हो पता है? 12,000 का 12,500 पूरा अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। वो गलती नहीं करना है, पहले देखना है जितना फॉरफिट किया क्या वो सारा ही री इश्यू कर रहे हैं क्या। तब ऐसे करते हो तो गलत नहीं होगा। लेकिन उसमें से पार्ट री इश्यू करोगे तो पहले जितना शेयर री इश्यू किया उसका प्रॉफिट निकालो, फिर उसको डिस्काउंट से कंपेयर करो, एंड देन बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालो। समझ में आया? कितना जाएगा? यही तो हुआ था। being amount transferred। समझ में आया? हम्म। क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।